अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा की एक अदालत की तरफ से मुबैना स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में 14 दिन की अदालती तहवील में भेजे जाने के बाद आज पीर की सुबह राजमंड्री सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह को विजयवाड़ा से बजरिए सड़क राजमंड्री लेके गए। जेल के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई और कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो जेल से बाहर निकल गए। चंद्रबाबू नायडू की हिफाजत पर मामूर एनएसजी कमांडोज को जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। विजयवाड़ा कोर्ट की हिदायत पर चंद्रबाबू नायडू का खुसूसी कमरा अलॉट किया गया है। अदालत ने जेल हुकाम को घर का खाना और अद्वियात की इजाज़त देने की भी हिदायत दी है। पुलिस की गाड़ियों का काफिला रात 10 बजे के बाद विजयवाड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से निकला। पुलिस ने किसी और गाड़ी को काफिले के पीछे जाने की इजाज़त नहीं थी। 200 किलोमीटर के रास्ते पर किसी भी एहतजाज को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में 12वीं जमात तक के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज पीर को मूसलाधार बारिश और शदीद गरज और चमक के बायस बंद कर दिए गए। जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगावर ने आज अल सुबह रियासती दारुलहुकूमत में आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिश के बाद स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया। कई इलाकों में पानी जमा होने और तेज हवाओं की वजह से बिजली और टेलीकॉम की तारें टूटने की इत्तला है। रियासती दारुलहुकूमत में बारिश जारी रहने के बावजूद जिला इंतजामिया ने राहत और बचाव के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के रहनुमा पवन कल्याण ने कहा है कि चूंकि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी जेल गए थे, इसलिए वो बाकी सबको भी जेल भेजना चाहते हैं। अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण ने टीडीपी सुप्रीमो और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मुबैना स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तारी और अदालती रिमांड पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये बात कही। जगन को एक नफ्सियाती मरीज और मुजरिम करार देते हुए उन्होंने लोगों से रियासत को बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम अपनी जानें देंगे लेकिन रियासत की हिफाजत करेंगे। ये बताते हुए पवन कल्याण ने कहा कि जगन को तेलंगाना के लोगों ने भगा दिया। पवन कल्याण ने पेशगोई की कि आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा होगी। जेएसपी लीडर ने कहा कि यह रियासत की बदकिस्मती है कि एक शख्स जो जमानत पर है वज़ीर आला बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क में कानून मौसर तरीके से काम करता तो ऐसा आदमी वज़ीर आला ना बनता। कर्नाटक स्टेट प्राइवेट व्हीकल ओनर एसोसिएशन की जानिब से आज पीर को बेंगलुरु बंद की कॉल दी गई है। इस खुसूस में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने अवाम के लिए इसके मुताबिक मनसूबाबंदी करने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। टैक्सियों, प्राइवेट बसों और ऑटो रिक्शा के काम में खलल पड़ सकता है, लिहाजा तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों को मशवरा दिया गया है कि वो मुतबादिल सड़कें इस्तेमाल करें और इसी के मुताबिक अपने सफ़र का मनसूबा बनाएं। एडवाइजरी में यह बात कही गई। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक पुलिस ने आवाम से कहा है कि जी रोड, शेषाद्री रोड, जीटी रोड और फ्रीडम पार्क और मैजेस्टिक बस स्टैंड के आसपास की सड़कों से ना गुजरें, यहां से गुजरने से गुरेज करें। हड़ताल का ऐलान कर्नाटक हुकूमत की शक्ति स्कीम के खिलाफ किया गया था, जो ख्वातीन को गैर प्रीमियम सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र फराहम करते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का कहना है कि ये स्कीम इनके मुनाफे में कमी पैदा कर रही है। इस एहतजाज से शहर में ट्रांसपोर्ट सर्विस मुतासिर होने का खदशा है। नई दिल्ली में G20 सरबराह इजलास के आखिरी दिन कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मीटिंग हुई। मीटिंग में दोनों मुल्क के सरबराहों ने खालिस्तान मसले समेत कानून की पासदारी और बैरूनी मुदाखलत के मुद्दे पर बातचीत की। मीटिंग खत्म होने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान मसले पर कहा कि हम तशद्दुद और नफरत के खिलाफ हैं। तशद्दुद में शामिल कुछ लोग पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के दौरान कनाडा के दरमियान कानून की पासदारी को लेकर भी बातचीत हुई है। कनाडा हमेशा से शख्सी आज़ादी की हिमायत करता है, लेकिन हम तशद्दुद और नफरत के खिलाफ हैं। वहीं खालिस्तान के मसले पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी नहीं करते। ट्रूडो ने मजीद कहा कि खालिस्तानी दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलत के मसले पर बातचीत हुई। G20 के इलामिया में मज़ाहिब के एहतराम के हवाले से शामिल किए गए पैराग्राफ का हवाला देते हुए कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की और इस पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी पर हरियाणा और उत्तराखंड जैसी रियासतों में पोलराइजेशन की मनसूबाबंद मुहिम चलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में G20 के इलामिया के 78वें पैराग्राफ का हवाला दिया, जिसमें मजहब की बुनियाद पर लोगों से नफरत की शदीद मजम्मत की गई है। साथ ही मजहबी अलामात और किताबों की तौहीन की पुरजोर मजम्मत भी की गई।
جयराम रमेश के मुताबिक खुद साख्ता विश्वगुरु की मुनाफिकत की ये एक और मिसाल है। आलमी सतह पर वो G20 इलामिया के पैराग्राफ 78 में मजहबी और सकाफती शाख के एहतराम की बात करते हैं, नेज़ मुज़ाकरात और तहमुल के फ़रोग़ की वकालत करते हैं, मगर अंदरूनी खाना मणिपुर में नस्ली तत्हीर के खिलाफ कार्रवाई से इनकार करते हैं और वहाँ जाते तक नहीं। जयराम रमेश वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त निशाना बनाते हुए मज़ीद लिखते हैं कि वो नफ़रत अंगेज़ तकारीर, हुजूमी तशद्दुद, शिनाख्त की बुनियाद पर कत्ल और मुक़द्दस मकामात पर हमलों के ताल्लुक़ से खामोश रहते हैं। दारुल दहली में मुनक़िद G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले गैर मुल्की सरबराहान ने शाही जामा मस्जिद का दीदार भी किया। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ यानी 9 सितंबर की रात को भी कई गैर मुल्की मेहमानों ने जामा मस्जिद का दौरा किया था। इस दौरान नायब शाही इमाम सैयद शाहबान बुखारी ने इनका इस्तकबाल किया और जामा मस्जिद का दौरा कराया। VIP मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। आज सुबह भी जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। जामा मस्जिद का दौरा करने वाले मेहमानों की तफसीलात पता नहीं चल सकी, लेकिन कुछ वीडियोस भी देखे गए हैं कि नायब शाही इमाम सैयद शाहबान बुखारी मेहमानों के साथ मीनार से नीचे उतर रहे हैं। VIP मूवमेंट को देखते हुए जामा मस्जिद के आसपास के बाजार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कुछ लोगों ने इस बात पर शिकवा किया कि जामा मस्जिद इलाके को सरकार ने नहीं सजाया था, बल्कि मुकामी मार्केट के जिम्मेदारान ने यहाँ सजाया गया था। लोग सैर व तफरीह के लिए 8 सितंबर से ही जामा मस्जिद आ रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती ने लोगों को मायूस पर लौटा दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मुल्क में मुसलमानों को अलग थलग और इन्हें दुवम दर्जे का शहरी बनाए जाने की कोशिशों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तक़सीम वतन के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद यहाँ रहने का इंतखाब किया। फिर इसके बावजूद इनके साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? यूट्यूबर समादेश भाटिया से गुफ्तगू में उन्होंने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह पर सिर्फ हिंदू रस्म व रिवाज से पूजा करने और सभी मज़ाहिब को इससे अलग रखने पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इसमें दीगर मजहब को शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब जंगी तैयारा खरीदा जाता है तो इसी अमल को दोहराया जाता है, क्या इसको सिर्फ एक मजहब के लोग चलाएंगे? उन्होंने कहा कि जब आप इस तरह से पूजा करते हैं तो दूसरे लोगों को क्या महसूस होगा? आप इससे दूसरे मज़ाहिब के लोगों को क्यों निकालते हैं? हुकूमत को ऐसा क्यों लगता है कि इसका रद्द-ए-अमल नहीं होगा? उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि जो जैसा शख्स हो पूरी दुनिया घूम चुका है, जब मैं इस बात को शिद्दत से महसूस करता हूँ तो क्या इसे दूसरे लोग महसूस नहीं करते होंगे? उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई इस बात को पसंद करे या ना करे, मुसलमानों ने मुल्क में अपनी मर्जी से रहने का इंतखाब किया है। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हमने इस मुल्क में रहने का फैसला किया। पहले पठान और अब जवान की शानदार कामयाबी के बाद शाहरुख खान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो अब भी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। नाजरीन को सिनेमा घरों तक खींच लाने में शाहरुख खान की कामयाबी पर बॉलीवुड की कई अहम शख्सियात ने इनकी तारीफ की। इनमें शामिल होते हुए माजी की खूबसूरत अदाकारा सायरा बानू ने इंस्टाग्राम पर एक तवील पोस्ट में शाहरुख खान के लिए अपनी मुशफ़िक़ाना मोहब्बत का इजहार किया। ये याद करते हुए कि शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद इन्हें पुरसा देने के लिए पहुंचने वाली पहली शख्सियत शाहरुख खान थी। सायरा बानू ने कहा कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो शाहरुख खान जैसा ही होता। सायरा बानू ने शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात की तफसील भी बयान की। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान ने सिनेमा घरों में धूम मचा रखी है। जुमेरात को रिलीज हुई ये फिल्म बॉलीवुड की तारीख की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। पहले ही दिन 75 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली जवान ने 3 दिनों में मजमूई तौर पर 384 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है। इसमें बैरून मुल्क का कारोबार भी शामिल है। तेलंगाना की तमाम सियासी जमातों में इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा और बरसर इख्तिदार भारतीय राष्ट्र समिति की फहरिस्त में ज़ायदा 30 उम्मीदवारों की तब्दीली के इशारों ने तमाम सियासी कायदीन की बेचैनी में इजाफा कर दिया है। बीजेपी में रियासत के 119 हल्के जात असेंबली से मुकाबले के लिए मिलने वाली ज़ायदा 3000 दरख्वास्तों के अलावा कांग्रेस में मौसूल 900 दरख्वास्तों में उम्मीदवारों का इंतखाब जल्द होने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि दोनों जमातों से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही BRS अपने उम्मीदवारों की तब्दीली का फैसला कर सकती है, ताकि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाए हैं इनको किसी दूसरी जमात में शमूलियत का मौका बाकी ना रहे। जबकि BRS के कई सरकर्दा कायदीन जिनके ऐलान हो चुके हैं लेकिन इन्हें B फॉर्म जारी किए जाने के इम्कानात मौहूम हैं, वो कांग्रेस के सीनियर कायदीन से राब्ते में हैं और अपनी शमूलियत की राह खुली रखे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर इन्हें पार्टी टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे और इन्हें कांग्रेस से टिकट की ज़रूरत नहीं है।
کیونکہ ان قائدین کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو تلنگانہ میں اگر کانگریس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ رکن کونسل بن کر دوبارہ ایوان میں پہنچ سکتے ہیں، جبکہ BRS میں رہنے پر انہیں MLC بنانے کے امکانات بھی نہیں ہیں، کیونکہ ریاست میں جس تیزی سے عوامی رائے تبدیل ہو رہی ہے وہ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کی امکانات ثابت ہونے لگی ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ نے اعلان کیا کہ 17 ستمبر کو سقوط حیدرآباد کو BRS یوم قومی یکجہتی کے طور پر منائے گی اور ریاست بھر میں تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ حیدرآباد میں یوم قومی یکجہتی تقاریب میں حصہ لیں گے، جبکہ تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز پر وزراء پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ KTR نے بتایا کہ اضلاع میں وزراء قومی پرچم لہرائیں گے۔ ہر سطح پر پارٹی قائدین اور کارکنوں سے یوم قومی یکجہتی تقریب کے انعقاد کی اپیل کی گئی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے گنیش چتروتی مورتیوں کے وسرجن کی تیاری کے انتظامات کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمام زونل DCPs، SHOs، پیٹرول اینڈ بلو کال اسٹاف کے ساتھ جائزہ لیا، کیونکہ تقریباً 35 سال بعد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش وسرجن ایک ہی دن میں آ رہے ہیں، اسی لیے تمام رینک کے عہدیداروں کو انہوں نے مزید احتیاط کی ہدایت دی ہے۔ بعض SHOs اور DCPs سٹی پولیس کے لیے نئے ہیں اور وہ پہلی مرتبہ بندوبست میں حصہ لے رہے ہیں۔ کمشنر پولیس اور ان کے اسٹاف کے عہدیداروں نے تیاریوں کے کاموں کے لیے مختلف پہلوؤں سے انہیں کافی وقت تک سمجھایا۔ کمشنر پولیس نے 6 مرحلوں والے سیکیورٹی منصوبے سے واقف کروایا۔ سیکیورٹی اور ٹریفک سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے واضح روٹ میپ، تقاریب کے آسان انعقاد کے لیے ہر مرحلے میں اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں معاشی منصوبہ بندی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت دیگر ابنائے وطن کی بنسبت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں بہتر منصوبہ بندی کرتے ہیں تو زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں اور زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں ایک اور کمی یہ ہے کہ ہم جوخم لینا نہیں چاہتے، حالانکہ زندگی میں جو لوگ جوخم اٹھاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے دی سکندرآباد کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ کی 25ویں جنرل باڈی میٹنگ سے بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اپنا سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے دل و دماغ اور دولت بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اگر ہمارے پاس دل دماغ ہوتے ہیں تو دولت نہیں ہوتی، اور اگر دولت ہوتی ہے تو دل نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ دی سکندرآباد کوآپریٹو بینک جاریہ سال مارچ کو اپنے قیام کے 25 سال مکمل کر چکی ہے اور خاص طور پر چھوٹے کاروباری حضرات کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ خان لطیف خان اسٹیٹ فتح میدان میں منعقدہ اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر میر اکبر علی خان ڈائریکٹر سکندرآباد بینک نے کی، جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر سید ضیاء الدین کے قراءت کلام پاک سے جنرل باڈی اجلاس کا آغاز ہوا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت، انسانی حقوق کا تحفظ، قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط کی صورتحال بنائے رکھنا پولیس کے فرائض میں شامل ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ آج پولیس بالخصوص شہر کے مختلف مقامات پر عوام کے ویڈیوز بنا کر انہیں مبینہ طور پر ہراساں کر رہی ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اس کام میں چند خود ساختہ صحافیوں کا بھی پولیس کو تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ ذرائع کے بموجب کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے نام پر کسی بھی مکان میں زبردستی داخل ہونے کی شکایت بھی عام ہے۔ لاٹھی لے کر پولیس اہلکار دہشت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، نوجوانوں کو نشانہ بنانے کی بھی شکایت ہے۔ اس دوران پولیس والوں کے خراب لہجے سے بھی عوام کو اعتراض ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو ڈرا دھمکا کر ان کے ویڈیوز خود پولیس بنا رہی ہے۔ اس طرح یہ عمل شہریوں کی عزت کو داغدار کرنے کے مماثل ہے۔ کسی کیس میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کے ساتھ پولیس کے سلوک سے ہر کوئی واقف ہے۔ پولیس اسٹیشن کے ذمہ دار کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گرفتاری کے 24 گھنٹے سے زیادہ ملزم کو پولیس حراست میں رکھیں، مگر بیشتر پولیس اسٹیشنوں کے انچارج اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان قانون کی دھجیاں اڑانے والے عہدیداروں کے خلاف نہ تو پوچھ تاچھ کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قانون کے نام پر خود پولیس غیر قانونی کام کرتی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے پولیس عوام کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہی ہے، اس کو کسی بھی حالت میں مناسب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ راتوں میں بلا وجہ گھومنے والے نوجوان کر دھکر کرنا اچھی بات ہے، مگر پولیس نوجوانوں کو 11 بجے شب کے بعد گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دے رہی ہے۔ 11 بجے کے بعد کوئی نوجوان غیر ضروری سڑکوں پر دکھائی دیتا ہے تو پولیس اس کی ویڈیو بنا رہی ہے، جو انسانی حقوق کے مغائر ہیں۔ اگر کوئی اس سلسلے میں انسانی حقوق کمیشن سے اس بارے میں شکایت کرے تو پھر پولیس کی نیک نامی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک طرف فرینڈلی پولیسنگ کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف اس کے برعکس عمل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آج کل پولیس عملہ یوٹیوبرز کو ساتھ لے کر گھوم رہا ہے۔ یہ یوٹیوبرز وہ ہے جو کسی زمانے میں پولیس کو مطلوب تھے اور وہ آج اپنے میڈیا چینلز کھول کر پولیس کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ سب جانتے ہیں کہ ایک مہذب صحافی کبھی پولیس کا دوست نہیں ہو سکتا۔